नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन पर इस चैनल के सभी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट प्राप्त करने के लिए। तो सीरियलाइजेबिलिटी, देखो सीरियलाइजेबिलिटी मेनली ट्रांजैक्शन स्टेट्स का ही पार्ट है। हमने कल ट्रांजैक्शन स्टेट्स के बारे में पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है। उसके अंदर हमने देखा था कि कौन कौन सी स्टेट होती है जिससे एक ट्रांजैक्शन जो बिलोंग करता है, किस प्रकार से एग्जीक्यूशन स्टेट में वर्क करता है, किस प्रकार से वो अबॉर्ट होता है, पार्शियली कमिट होता है, कमिटेड होता है, ठीक है, या फिर फेलियर होता है, ठीक है। तो प्रॉपर फ्लो जो है वो हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था शेड्यूलिंग, है ना, सीरियल शेड्यूलिंग एंड अपनी कॉन्करेंट जो शेड्यूलिंग होती है, जो कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट होते हैं प्रोग्राम्स, तो उन दोनों चीज़ों को हमने कल डिस्कस किया था, ठीक है। पिछले लेक्चर में ये वाले एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए थे। एक तो ये एग्जांपल हमने डिस्कस किया था सीरियल शेड्यूलिंग का, और ये हमने डिस्कस किया था जिसके अंदर हम कॉन्करेंटली वर्क कर रहे हैं। और इसी एग्जांपल को यहाँ पे भी हम डिस्कस कर सकते हैं। चलो इसको एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो T1 जो है वो रीड कर रहा है ट्रांजेक्शन ए को, अकाउंट ए को रीड कर रहा है, ठीक है। मान लो यहाँ पे अकाउंट ए और बी में बना लेता हूँ। ए जिसके अंदर मान लो $100 है, और अकाउंट बी जिसके अंदर मान लो $200 है, ठीक है। ये स्टेटस है जब हमने ट्रांजेक्शन स्टार्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे ए जो है वो क्या रीड करने वाला है, ऑब्वियसली ये 100 रीड करने वाला है, ठीक है। और ए में से हमने 50 माइनस किया, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, ए की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 50 हो गई। बट अभी तक हमने यहाँ पे सेव नहीं किया, ध्यान रखना, यहाँ पे अभी भी वैल्यू क्या है, 100 है, ठीक है। अब यहाँ पे रीड किया जा रहा है किसको, ए को। ए रीड करेगा, वापस कहाँ से रीड करेगा, ए यहाँ से रीड करेगा। तो यहाँ पे ए क्या रीड कर रहा है, ए यहाँ पे 100 रीड कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे निकाल रहे हैं हम उसका 10%। तो 100 का 10% कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। और हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं ए में से जो अपना 10 है वो, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 90, ठीक है। यहाँ पे 90 आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है, 90 आ गया। अब यहाँ पे हमने राइट कर दिया किसको, ए को हमने राइट कर दिया। ए अब कितना अपडेट हो जाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे T2 ने पहले अपडेट कर दिया है, T2 ने पहले अपडेट कर दिया यहाँ पे 90, ठीक है, 90 अपडेट कर दिया। अब उसके बाद रीड किया इसने बी को, तो बी के पास कितना आया वैल्यू, बी के पास यहाँ पे $200 है, बी के पास यहाँ पे $200 है, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद ए आया और ए ने अपनी वैल्यू राइट की। ए के पास कितनी थी भैया, ए के पास 50 थी। अब ये ए जो है वो यहाँ से इसको हटा के और यहाँ पे 50 वैल्यू पुट कर देगा, ठीक है, इसको हटा देगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी जो मेहनत थी यहाँ पे वो पूरी की पूरी यहाँ पे बेकार होगी, ठीक है। अगर आपने आगे बात करें यहाँ पे रीड बी को कर रहा है, तो ये ट्रांजैक्शन T1 जो है
वो 200 को यहाँ पे रीड करेगा, और इसने भी पहले से 200 रीड कर रखा है, बी ने, ट्रांजेक्शन T2 ने भी, दोनों ने बी को रीड किया है। ये यहाँ पे कैलकुलेट करेगा 250, एंड ये राइट कर देगा यहाँ पे 250 को। यहाँ पे इसने 250 राइट कर दिया, ठीक है। अब ये आया, इसने बी को राइट कर रखा था, बी को रीड कर रखा था, और इसके पास टेम्प की वैल्यू क्या है, टेम्प की वैल्यू इसके पास 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली क्या होना चाहिए, यहाँ पे बी प्लस टेम्प। अब बी के अंदर वैल्यू क्या है, अब बी के अंदर वैल्यू मेनली क्या आ गई है, 250 आ गई है, बट इसने रीड कितना कर रखा है, इसने रीड कर रखा है 200, तो ये 200 के अंदर ऐड करेगा, 200 प्लस 10, 210 हो जाएगा। और इसने यहाँ पे राइट कर दिया 210। अब हम चेक करते हैं कि हमारा डेटा कंसिस्टेंट है कि नहीं है। स्टार्टिंग में जब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे थे ट्रांजेक्शन, तब हमारे पास दोनों का टोटल कितना है, $300 था, ठीक है। क्या अब $300 हो रहा है, 210 और 50, ये तो हो गया $260। $40 कहाँ गए, इट मीन्स यहाँ पे डेटा इनकंसिस्टेंट हो गया है, ठीक है। तो ये जो मेनली जो शेड्यूलिंग है, ये प्रॉपर होनी बहुत जरूरी है ना। यहाँ पे 4 कॉन्टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे किया गया है, 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया, बट यहाँ पे ये शेड्यूलिंग जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही, ठीक है। डज नॉट प्रिजर्व द वैल्यूज ऑफ द सम a प्लस बी। यहाँ पे देखो ये प्रिजर्व नहीं कर पा रही, डज नॉट। आपके सामने रिजल्ट, देयर इज डिफरेंस बिटवीन बोथ वैल्यूज ऑफ $40। $40 का यहाँ पे झोल हो गया है ना, कहाँ गए पता नहीं, ना ए के अकाउंट में ना बी के अकाउंट में, ठीक है। अब हम सीरियलाइजेबिलिटी को डिस्कस करते हैं। बेसिक अजम्पशन क्या है, देखो, ईच ट्रांजेक्शन प्रिजर्व डेटा कंसिस्टेंसी। मेन मकसद यही है कि प्रत्येक ट्रांजेक्शन जो है वो डेटा की कंसिस्टेंसी को बनाए रखे, कंसिस्टेंसी का संरक्षण करे। सीरियल एग्जीक्यूशन ऑफ ए सेट ऑफ ट्रांजेक्शन प्रिजर्व डेटाबेस कंसिस्टेंसी। हमने देखा, हमने एक ही एग्जांपल के हमने 3 अलग अलग वर्जन्स देखे, जिसके अंदर सीरियल जो था ये वाला, इसके अंदर हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सीरियल के अंदर हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीरियल एग्जीक्यूशन ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रिजर्व, ऑलवेज प्रिजर्व, ये हमेशा कंसिस्टेंसी को प्रिजर्व करके रखेगा सीरियल, ठीक है। बट अगर सीरियल हमें यूज करना है तो हमें फिर ट्रांजेक्शन T1, T2, T3 लेने की क्या जरूरत है, 1 by 1 ही हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। If possibly concurrent schedule is serializable if it is equivalent to a serial schedule। एक शेड्यूल सीरियलाइजेबल कब कहलाता है, जब वो ठीक वैसे ही वर्क करे जैसे आपका सीरियल शेड्यूल वर्क करना। जैसे ये तो आपका सीरियल था, इसका आउटपुट जो आया वही आउटपुट इसका आया हमारे पास, सेकंड वाले का, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका सीरियलाइजेबल है, ये वर्क तो कॉन्करेंटली कर रहा है, पैरेलल एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, बट आउटपुट सेम वैसा ही दे रहा है जैसा एक सीरियल शेड्यूल दे रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सीरियलाइजेबल बोलते हैं, इसी को हम सीरियलाइजेबिलिटी बोलते हैं। ये हमें वैसा रिजल्ट नहीं दे रहा, इसका मतलब ये सीरियलाइजेबल नहीं है,
देयर इज नो सीरियलाइजेबिलिटी। समझ गए? हमें प्रोसेसेस को, ट्रांजेक्शन्स को पैरेलली एग्जीक्यूट करना है, बट पैरेलली एग्जीक्यूट करने के बाद भी हमारे पास जो रिजल्ट आए वो ठीक वैसा आना चाहिए जैसा कि एक सीरियली एग्जीक्यूट होने पे आता है। इसी को बोलते हैं आइसोलेशन, आइसोलेटेड। ठीक है, पैरेलल एग्जीक्यूट हो रहे हैं, बट ट्रांजेक्शन को हमेशा ऐसा ही लगता है कि मैं अकेला ही एग्जीक्यूट हो रहा हूँ, क्योंकि उसमें कोई दूसरे का इंटरफेयर नहीं होता है। सीरियलाइजेबिलिटी भी यही फीचर हमें प्रोवाइड करवाती है कि हमें एग्जीक्यूट तो पैरेलली करना है, बट पैरेलली एग्जीक्यूट होने के बाद भी उसका नेचर कैसा रहे, सीरियल शेड्यूल की तरह रहना चाहिए। जो सीरियल शेड्यूलिंग का जो आउटपुट आ रहा है ठीक वैसा ही आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, तभी उस कॉन्करेंट प्रोसेस को आप सीरियलाइजेबल कह सकते हैं। Different forms of schedule equivalence give rise to the notions of। तो यहाँ पे दो प्रकार के सीरियलाइजेबिलिटी हम यूज करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी और व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। We ignore operations other than read and write instructions, and we assume that transactions may perform arbitrary computations on data in local buffers in between reads and writes। मेनली हम रीड और राइट ऑपरेशंस यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं ताकि ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो ट्रांजेक्शन्स के अंदर, और जो कैलकुलेशंस होती हैं वो भी उनकी बफर मेमोरी में रीड एंड राइट ऑपरेशंस के बीच में होती है। Our simplified schedule consists of only read and write instructions। तो अपने सिंपली रीड एंड राइट दो का ही हम यूज कर रहे हैं ताकि जो अंडरस्टैंडिंग हो हमारी वो थोड़ी सी सिंपल हो जाए, है ना, एग्जाम्पल ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, इसलिए हम दो चीजों को यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं, रीड और राइट को। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी देखो यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस यहाँ पे है, इंस्ट्रक्शंस आई जे आई एंड आई जे ऑफ ट्रांजेक्शंस टी आई एंड टी जे। दो ट्रांजेक्शन है, मैं यहाँ पे ट्रांजेक्शंस को बना लेता हूँ। एक है ट्रांजेक्शन टी आई, ठीक है, दूसरा है ट्रांजेक्शन टी जे। ठीक है, टी जे, ये आपका टी और ये आपका जे। ठीक है, टी आई और टी जे दो ट्रांजेक्शन हैं, ठीक है, जिसके अंदर इंस्ट्रक्शंस है आई आई और आई जे। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पे आई आई में इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि ये रीड कर रहा है क्यू को, और यहाँ पे ये भी रीड कर रहा है क्यू को। आई आई एंड आई जे डोंट कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब देखो यहाँ पे होता क्या है, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, रीड के लिए मैं केवल आर लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको आप देखो इस एग्जांपल से भी मैं समझा सकता हूँ आपको। यहाँ पे ट्रांजेक्शन, दो ट्रांजेक्शन है T1 एंड T2। देखो कॉन्फ्लिक्ट कब होता है, जब कोई ट्रांजेक्शन किसी वैल्यू को रीड करता है और उसको राइट करने से पहले कोई दूसरा रीड कर जाता है, उसी को अपने कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो T1 ने रीड किया
ठीक है, और T1 ने अभी तक राइट नहीं किया है। ए को T1 ने रीड किया था, T1 ने राइट नहीं किया, उससे पहले T2 ने इसको रीड कर लिया। दैट इज प्रॉब्लम। इट मीन्स ये ट्रांजेक्शन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अवेलेबल है। ठीक है, अगर ये वाली कमांड जो है, ये वाली, अगर ये वाली यहाँ पे अगर इससे पहले आ जाती, यहाँ पे आ जाती इस राइट से पहले, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं होती। यहाँ पे ये रिजल्ट प्रॉब्लम क्यों हुआ? वो रिजल्ट इसीलिए प्रॉब्लम हुआ कि ट्रांजैक्शन T1 ने ए अकाउंट से वैल्यू को रीड किया, उस पे ऑपरेशन परफॉर्म किया, ठीक है, बट उसने राइट नहीं किया। उससे पहले उस वैल्यू को किसने भी रीड कर लिया? T2 ने भी रीड कर लिया। अब T2 ने पुरानी वैल्यू रीड कर ली, T2 उस पे ऑपरेशन करने लग गया, ठीक है, और T2 ने उससे पहले राइट भी कर दी। बट क्या T2 के उस वैल्यू को राइट करने का कोई मतलब हुआ? इस वैल्यू को तो ओवर राइट कर दिया S50 ने, कोई मतलब ही नहीं हुआ। ये सारी की सारी कैलकुलेशन जो है वो यहाँ पे वेस्ट चली गई, और यहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी की प्रॉब्लम जो है वो अराइज हो गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आई और IJ दोनों जो है वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने रीड किया और इसके रीड करते ही इसने भी रीड कर लिया सेम लोकेशन को। रूल क्या कहता है? जिसने रीड किया है वो पहले राइट कर दे, उसके बाद दूसरा रीड करे, तब वो प्रोसेस जो है वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है। दूसरी कंडीशन की अगर हम बात करें, देखो इसने रीड किया है क्यू को, इसने राइट किया है, देयर इज नो प्रॉब्लम, ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हो सकता है। इसने यहाँ पे राइट किया है और इसने रीड किया है, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे इसने राइट किया है, इसने भी राइट किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम एक ही कंडीशन में है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, एक ट्रांजेक्शन के रीड करने के बाद उसके राइट करने से पहले अगर दूसरा ट्रांजेक्शन उसके साथ में रीड करता है तो वो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता। तो प्रॉब्लम केवल ये वाला स्टेटमेंट कर रहा है, बाकी रीड राइट ओके, राइट रीड ओके है, राइट राइट ओके। ठीक है, a conflict between I and IJ forces a logical temporal order between them. ठीक है, if IJ are consecutive in a schedule and they do not conflict, their result would remain the same even if they had been interchanged in the schedule. ठीक है, अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो आप उनको किसी प्रकार से इंटरचेंज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं बात करूं इसकी, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको देखो, मैं यहाँ पे बना लेता हूं, ये T1 है, ये T2 है। इस वाले को आप सबसे पहले अगर यहां रखते हो, देयर इज नो इश्यू। मैं इनको नंबरिंग दे देता हूं ताकि आप इजीली समझ सको, है ना। सबको लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये मान लो नंबर 3 है, ये नंबर 4 है।
ठीक है, मैंने सबसे पहले नंबर 1 को यहाँ लिख दिया, सॉरी नंबर 2 को ना, नंबर 1 तो उधर जाएगा T1 के अंदर। उसके बाद मैंने नंबर 1 यहाँ लिखा, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको लिखा, किसको, नंबर 4 को, और उसके बाद मैंने यहाँ पे नंबर 5 को, नंबर 3 को लिखा। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों के दोनों सेम है, ठीक है। यहाँ पे दोनों ही कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, यहाँ पे दोनों जगह कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, है ना। जब भी कोई ऐसा प्रोसेस हो जो रीड करके अपने आप को राइट करता है, उसके बाद कोई दूसरा रीड करता है, तो ऐसी कंडीशन में आप किसी टाइप से उनको पुट कर दो, उनकी कुछ भी सीक्वेंस रख दो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको आप 1 से लेकर 4 तक है ना, तो आप इनको, अभी आप पहली सीक्वेंस आपकी ये है, पहले 1 को रन किया, फिर 2 को किया, फिर 3 को किया, फिर 4 को किया, ये सीक्वेंस है ना। इनके आप जितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो उतने बना दो, कोई दिक्कत नहीं। ये आप ऐसे एग्जीक्यूट करोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैं 4 रख देता हूँ, यहाँ पे मैं 3 रख देता हूँ। आप इनको 2 1 4 3 रखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इनको 2 1 3 4 रखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इनको कैसे भी रखो, इसमें कोई इश्यू नहीं आने वाला, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट्स को अपने देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी के अंदर। देखो, इफ ए शेड्यूल एस can be transformed into a schedule S dash by a series of swaps of non-conflicting instructions, we say that S and S dash are conflict equivalent, है ना। यानी ये जैसे रीड राइट राइट है, इनको आप इस प्रकार से लिख दो, मान लो यहाँ पे पहले राइट लिख दो, फिर यहाँ पे रीड लिख दो, फिर यहाँ पे राइट लिख दो। तो अगर ये एस है तो इसको हम एस डैश बोल देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने ये सीक्वेंसेस रखी, है ना, ये एक एस हो गया और ये दूसरा वाला आपका एस डैश हो गया, चलिए, ठीक है। तो इसी के रेफरेंस में अपने बात कर रहे हैं। We say that a schedule S is conflict serializable if it is conflict equivalent to a serial schedule। ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। एक शेड्यूल एस कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल कब होगा, जब वो सीरियल शेड्यूल के बराबर होगा, यानी उसके जैसा रिजल्ट देगा, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ ए शेड्यूल दैट इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल क्यों नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे इसने क्यू को रीड किया, ठीक है, और इसने क्यू को मेनली राइट किया, बट उससे पहले इसने क्यू को राइट किया, ठीक है। और उसमें भी एक प्रॉब्लम कि इसने क्यू को रीड नहीं किया है, ठीक है। वी आर अनेबल टू स्वैप इंस्ट्रक्शंस इन द अबव schedule to obtain either the serial schedule T3 T4 or the serial schedule T4 T3। इनको हम एक्सचेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये T3 T4 है, अगर आप इसको इधर करते हो, इसको इधर करते हो, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम क्यों हो जाएगी, क्योंकि विदाउट रीड किए आप राइट नहीं कर सकते। यहाँ पे केवल क्या है, राइट है। तो ये अगर इस साइड आ गया, इस प्रकार से आ गया,
ठीक है, ये आपका स्टेप से आ गया, तो यहाँ पे इश्यूज हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसने रीड ही नहीं किया है किसी को। ठीक है, डायरेक्टली क्या कर रहा है, राइट कर रहा है। ये देखो, ये एग्जांपल है, शेड्यूल 3 बिलो कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू शेड्यूल 1। ठीक है, ए सीरियल शेड्यूल where T2 follow T1 by series of swaps and non-conflicting instructions their schedule। चलो इस एग्जांपल को देखते हैं। देखो, T1 ने रीड किया और T1 ने राइट कर दिया। क्या राइट करने से पहले किसी दूसरे ने रीड किया? नहीं किया, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। T2 ने रीड किया और T2 ने राइट किया। क्या T2 के राइट करने से पहले किसने रीड किया? जी नहीं, किसने रीड नहीं किया। ठीक है, उसके बाद T1 ने वापस रीड किया B को और T1 ने राइट कर दिया B के अंदर। क्या यहाँ पे किसने रीड किया? नहीं, किसने रीड नहीं किया। और लास्ट में ये ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे भी किसने रीड नहीं किया। तो जब T1 ने A को रीड किया और उसके बाद जब तक राइट किया तब तक T2 ने उसको रीड नहीं किया, और जब T2 ने A को रीड किया और जब तक वापस राइट नहीं किया तब तक T1 ने उसको रीड नहीं किया। ये सेम B के साथ हुआ, B को T1 ने रीड किया एंड राइट किया, तब तक T2 ने रीड नहीं किया। ठीक है, तो ये मेनली जो ऑपरेशन है ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। अब इसको आप T1 T2 की जगह अगर आप T2 T1 की फॉर्म में लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये एस है, ये एस डैश है। ठीक है, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है तो ये भी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा। ठीक है, और हमारे पास कैपेसिटी भी है कि हम इनको एस को एस डैश के रूप में लिख सकते हैं। ये तभी संभव है जब कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हो, अदरवाइज हम राइट नहीं कर सकते। जैसे अगर इस केस में अगर हम बात करें, इस केस में हम T1 T2 को T2 T1 नहीं लिख सकते। T1 T2 सॉरी T2 T1 हम नहीं लिख सकते इसको। ठीक है, लास्ट अपने बच गया व्यू सीरियलाइजेबिलिटी, तो इसको भी अपने फिनिश करते हैं। लेट एस एंड एस डैश बी टू शेड्यूल्स with the same set of instructions. S and S dash are view equivalent if the following three conditions are met। यहाँ पे 3 कंडीशंस है। देखो क्या क्या कंडीशंस है। For each data item Q, if transaction Ti reads the initial value of Q in schedule S, then transaction Ti must in schedule S dash also read the initial value of Q। ये ध्यान रखना। जैसे हम बात करते हैं, यहाँ पे मान लो T1 है, यहाँ पे मान लो T2 है, ये S है। ठीक है, यहाँ पे मान लो T2 है, यहाँ पे मान लो T1 है, ये S डैश है। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे T1 ने पहले Q को रीड किया है ना, Q एक मान लो फाइल है, और उसके बाद T2 ने कुछ भी किया है, रीड किया है, राइट किया है। पहले जिसने रीड किया है यहाँ पे भी रीड वही करेगा पहले।
ये हमें ध्यान रखना है। ये व्यू सीरियलाइजेबिलिटी का रूल है। ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी में रिक्वायर्ड नहीं था, है ना, वहां पे जरूरी नहीं थी, बट यहाँ पे जरूरी है कि अगर T1 ने S के अंदर पहले रीड किया है तो S डैश में T1 ही पहले रीड करेगा। पहली कंडीशन तो हमारे पास ये है। सेकंड कंडीशन देखते हैं। फॉर ईच डेटा आइटम Q, if transaction Ti executes read Q in schedule S and that value was produced by transaction Tj, if any, then transaction Ti must in schedule S dash also read the value of Q that was produced by transaction Tj. अगर ट्रांजेक्शन T1 के द्वारा प्रोड्यूस की गई वैल्यू, यानी इसने जो वैल्यू राइट की है, अगर उस वैल्यू को रीड करता है T2, तो ये जरूरी हो जाता है कि यहां पे भी जो वैल्यू T2 के द्वारा जो प्रोड्यूस की जा रही है ना, उसको रीड किया जाना चाहिए किसके द्वारा? T1 के द्वारा। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन है, इसके द्वारा उसको रीड किया जाना चाहिए। सिंपल रूल्स हैं, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। थर्ड रूल है, फॉर ईच डेटा आइटम Q दैट ट्रांजेक्शन if any that perform the final write Q operation in schedule S must perform the final write Q operation in S। यानी S के अंदर जो भी फाइनल राइट परफॉर्म करेगा, मान लो यहाँ पे इसने फाइनल राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया, किसने? T2 ने। तो यहाँ भी कंडीशन यही बन जाती है कि यहाँ भी फाइनल राइट ऑपरेशन है वो Q2 ही परफॉर्म करेगा। दो तो सिंपल हो गए, जिसने रीड पहले किया S में वही S1 में पहले रीड करेगा, और जिसने S में पहले लास्ट में राइट किया है वही S डैश के अंदर लास्ट में राइट करेगा। ठीक है, और जो सेकंड नंबर रूल था वो रूल ये है कि अगर T1 ने कोई वैल्यू प्रोड्यूस की है, अगर वो T2 ने रीड की है S के अंदर, तो S डैश के अंदर जो वैल्यू T2 ने प्रोड्यूस की होगी वो T1 को रीड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सिंपल रूल्स हमारे पास है। तो यहाँ पे हम व्यू सीरियलाइजेबिलिटी को देखो डिफाइन कर सकते हैं। देखो T3, T4 और T6 तीन आपके ट्रांजेक्शन है। A schedule S is view serializable. It is view equivalent to a serial schedule, है ना। सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट तो होना ही चाहिए, चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट हो चाहे वो व्यू सीरियलाइजेबल हो। Every conflict serializable schedule is also a view serializable। ठीक है, प्रत्येक कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल जो होता है वो व्यू सीरियलाइजेबल भी होता है। ठीक है, शेड्यूल 9 फ्रॉम टेक्स्ट, ए शेड्यूल विच इज व्यू सीरियलाइजेबल बट नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। बट ये जरूरी नहीं कि प्रत्येक व्यू सीरियलाइजेबल हमेशा कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। हमेशा ध्यान रखना, जो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है वो हमेशा व्यू सीरियलाइजेबल है। ठीक है, ये इस प्रकार से आप कह सकते हो, ये व्यू सीरियलाइजेबल है VS, और ये आपका कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। तो जो आपका व्यू सीरियलाइजेबल है, ठीक है, सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया, ये कॉन्फ्लिक्ट होगा और ये आपका व्यू होगा। तो जो आपका कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है वो ऑब्वियसली आपका व्यू सीरियलाइजेबल भी है, क्योंकि अगर आप इंडिया में हो
इसका मतलब आप जयपुर में भी हो, ये जयपुर है, ठीक है, ये इंडिया है। बट ये जरूरी नहीं है अगर आप इंडिया में हो तो आप जयपुर में हो, ये जरूरी नहीं। तो व्यू सीरियलाइजेबल जो होता है वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये प्रॉब्लम होती है, जैसे हमने यहाँ पे भी देखी थी, ये वाली, जब बिना रीड किए कोई ट्रांजेक्शन कुछ राइट करता है तो उसको हम ब्लाइंड राइट बोलते हैं, ब्लाइंड राइट। तो ये ब्लाइंड राइट की प्रॉब्लम यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। T3 ने रीड किया, उसने कुछ राइट किया, उससे पहले T4 ने राइट किया है, और लास्ट में T6 ने भी राइट किया। ये दोनों के दोनों क्या है, ब्लाइंड राइट है, ठीक है। एवरी व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल दैट इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। एक व्यू सीरियलाइजेबल जो कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वो क्यों नहीं है, क्योंकि ब्लाइंड राइट की वजह से नहीं। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन आपका व्यू सीरियलाइजेबल है और ब्लाइंड राइट नहीं है तो वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, ये ध्यान रखना। और अगर व्यू सीरियलाइजेबल है और साथ में ब्लाइंड राइट है तो वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है, क्योंकि ब्लाइंड राइट अलाउड नहीं होता कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल के अंदर, ठीक है। अदर नोटेशन ऑफ सीरियलाइजेबिलिटी, तो ये नॉर्मल एग्जांपल्स है ना। हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहें आपके अपने चैनल पॉसिबल नॉलेज के साथ इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद।